कहते हैं संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है, ये हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाने वाली एक गाइड है और इसकी रूह हमेशा वक्त के साथ बदलती रहती है। ये विचार संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के थे और मुझे लगता है कि आज की हमारी पड़ताल के लिए ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, एक आम नागरिक की आवाज से लेकर राष्ट्रपति के दस्तखत तक का सफर। एक विचार, एक जरूरत या एक शिकायत, आखिर वो कौन सी मशीनरी है जो उसे एक देशव्यापी कानून में बदल देती है। हम भारतीय लोकतंत्र के उसी इंजन रूम यानी संसदीय प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें इस मशीनरी के पुर्जे पुर्जे को समझने में मदद करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कैसे काम करता है, बल्कि ये समझना है कि क्यों करता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच का ये रिश्ता इतना अनोखा क्यों है? हाँ, और केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा कैसे संतुलन बनाता है। सही कहा। और सबसे जरूरी, ये पूरी व्यवस्था हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो चलिए इस विशाल संरचना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि यही व्यवस्था क्यों? आजादी के बाद हमारे सामने राष्ट्रपति प्रणाली जैसा अमेरिकी मॉडल भी तो था। हमने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली को ही क्यों चुना? देखिए, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के कामकाज से वाकिफ थे। अच्छा, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था जवाबदेही का सिद्धांत। जवाबदेही। हाँ, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि सरकार का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वो अपनी टीम के लिए विधायिका के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। ओके। जबकि संसदीय प्रणाली में सरकार विधायिका में से ही बनती है और हर पल हर दिन अपने हर काम के लिए विधायिका के प्रति, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा, तो संविधान निर्माताओं को लगा कि एक नए नए आजाद हुए देश के लिए ये रोज की जवाबदेही ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल, एकदम यही सोचा उन्होंने। और इसी जवाबदेही का भौतिक प्रतीक है हमारा संसद भवन। हमारे पास पुराने और नए दोनों भवनों की तस्वीरें हैं। मुझे एक स्रोत में बच्चों के बीच हुई बातचीत का जिक्र बहुत अच्छा लगा। हाँ, जहाँ एक बच्चा कहता है, लोकतंत्र को भविष्य की तरफ तो देखना चाहिए पर अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और नया संसद भवन वो इसी सोच का प्रतिबिंब है। उसमें आधुनिक तकनीक है, ज्यादा सांसदों के बैठने की जगह है, लेकिन उसकी जो पूरी डिजाइन है वो हमारी संस्कृति से प्रेरणा लेती है। जैसे लोकसभा कक्ष की थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा की राष्ट्रीय फूल कमल पर। अच्छा। वहीं पुराने भवन को अब संविधान सदन का नाम देकर हमने अपनी विरासत को सम्मान दिया है। तो ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक यात्रा की निरंतरता का प्रतीक है। निरंतरता का प्रतीक, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रणाली की नींव है जवाबदेही। अब इसके मुख्य किरदारों पर आते हैं। विधायिका और कार्यपालिका, इनका रिश्ता बड़ा अनोखा है। कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका से ही निकलती है और उसी के प्रति जवाबदेह भी होती है। तो एक तरह से वो अपनी ही बॉस भी है और नौकर भी। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये नाजुक संतुलन असल में काम कैसे करता है? आपने बहुत सही पकड़ा। यही इस प्रणाली का सबसे दिलचस्प पहलू है। विधायिका यानी संसद वो मंच है जहां देश के लिए कानून बनते हैं और बड़ी नीतियों पर बहस होती है। ठीक है। इसके दो सदन हैं, लोकसभा जहां प्रतिनिधि सीधे जनता से चुनकर आते हैं और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसी लोकसभा में जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वही कार्यपालिका यानी सरकार बनाता है। अच्छा। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद इसी विधायिका के सदस्य होते हैं। और यहीं पर सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आता है, जिसके बारे में स्रोतों में जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है और यही इस प्रणाली की आत्मा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पूरा मंत्रिपरिषद एक टीम है। वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। हाँ, अगर किसी एक मंत्री के काम के खिलाफ भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए
तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं, अच्छा। बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ओहो, तो इसका एक दिलचस्प नतीजा ये भी होता होगा कि सरकार में एकता बनी रहती है। कोई मंत्री सार्वजनिक तौर पर सरकार के फैसले की आलोचना नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर वो असहमत है तो या तो उसे कैबिनेट के अंदर अपनी बात मनवानी होगी या फिर इस्तीफा देना होगा। ये सिद्धांत ही सरकार को एक मजबूत और एकजुट इकाई के तौर पर काम करने पर मजबूर करता है। चलिए अब उस सफर पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, एक विचार से कानून बनने का सफर। मान लीजिए देश में शिक्षा को लेकर एक नए कानून की जरूरत महसूस हो रही है। ये विचार एक अधिनियम में कैसे बदलेगा? ये प्रक्रिया काफी विस्तृत और कई चरणों से गुजरती है। सबसे पहले संबंधित मंत्रालय एक मसौदा तैयार करता है, जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। ठीक है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोई मंत्री इसे संसद के किसी एक सदन में पेश करता है। और इसके बाद ये सीधे बहस के लिए नहीं आता है ना, ये एक और जरूरी पड़ाव से गुजरता है, स्थायी समितियां। मुझे लगता है कि ये समितियां इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम लेकिन सबसे कम चर्चित हिस्सा है। आपने सही कहा, इन समितियों को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट। हाँ, ये सांसदों के छोटे समूह होते हैं जिनमें हर पार्टी के सदस्य होते हैं। यहाँ विधेयक के हर एक क्लॉज पर बारीकी से जांच होती है। अच्छा। ये समितियां विशेषज्ञों को बुला सकती हैं, आम लोगों से राय ले सकती हैं और सरकार को जरूरी बदलाव के सुझाव दे सकती हैं। सदन के शोर शराबे से दूर असली गंभीर काम अक्सर इन्हीं समितियों में होता है। यानी ये एक तरह का क्वालिटी चेक है जहां कानून को हर कसौटी पर परखा जाता है। हाँ, समिति की रिपोर्ट आने के बाद विधेयक सदन में वापस आता है। अब इस पर व्यापक बहस होती है, संशोधन पेश किए जाते हैं और फिर वोटिंग होती है। और एक सदन से पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है और वहां भी लगभग यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। और फिर राष्ट्रपति के पास? हाँ, जब दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तब ये राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए जाता है। उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। मुझे स्रोतों में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का जिक्र पढ़कर बहुत हैरानी हुई। हम इसे आज एक मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन ये कानून बनने की कहानी तो दशकों पुरानी और काफी उतार चढ़ाव भरी रही है ना? हाँ, ये इस प्रक्रिया की जटिलता और गहराई का बेहतरीन उदाहरण है। आजादी के बाद से शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में सिर्फ एक नीति निदेशक सिद्धांत था। मतलब सरकार के लिए एक सलाह, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। बिल्कुल। फिर 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसे एक मौलिक अधिकार के करीब ला दिया। इसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। लेकिन सिर्फ संविधान में लिख देना काफी नहीं था, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक कानून की जरूरत थी। बिल्कुल, और वो कानून यानी RTE एक्ट आखिरकार 2009 में संसद से पारित हुआ। तो आप देखिए, एक विचार को कानून बनने में दशकों लग गए। दशकों। जिसमें अदालत, समाज और फिर संसद सबकी भूमिका रही। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम भले ही धीमा लगे, पर वो काफी विचार विमर्श के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचता है। लेकिन संसद सिर्फ कानून बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं, इसका एक बड़ा काम सरकार पर लगाम कसना भी है। हाँ, कानून बनाना तो इसका एक काम है। इसके दो और बहुत शक्तिशाली काम हैं। पहला है वित्तीय नियंत्रण, यानी पैसे पर कंट्रोल। पैसे पर कंट्रोल? हाँ, सरकार संसद की इजाजत के बिना सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। हर साल जब बजट पेश होता है तो संसद ही उस पर मोहर लगाती है। अच्छा। और इसके लिए संसद के पास कट मोशन जैसे शक्तिशाली हथियार हैं, जहां विपक्ष सिर्फ 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव लाकर सरकार की पूरी नीति पर घंटों बहस करने के लिए मजबूर कर सकता है। वाह, ये दिखाता है कि लोकतंत्र में बटुए की चाबी हमेशा जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। सही कहा। और दूसरा काम है कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण, जो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं। प्रश्नकाल। हाँ, वो है प्रश्नकाल, जहां कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर तीखे सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऐसे कई और तरीके हैं। मतलब सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बिल्कुल। ये संसद को सिर्फ एक कानून बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि बहस और जवाबदेही का एक जीवंत मंच बनाता है। और ये बहसें हमेशा रूखी और गंभीर नहीं होती। हमारे दस्तावेजों में कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं जहां हास्य और कविता का भी खूब इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये हमारी संसदीय परंपरा की खूबसूरती है। जैसे 2011 में भ्रष्टाचार पर एक बहस के दौरान तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता
कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और इसका जवाब भी काव्यात्मक अंदाज में ही आया था, है ना? बिल्कुल। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब में मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। कमाल है। ये पल दिखाते हैं कि संसद सिर्फ आंकड़ों और फाइलों की जगह नहीं है, वहां मानवीय भावनाएं और बुद्धिमत्ता की भी जगह है। सही बात है। इसी तरह सेंगोल का जिक्र भी हमारी परंपरा की निरंतरता को दिखाता है। 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नेहरू को सौंपा गया ये राजदंड आज नए संसद भवन में न्याय और निष्पक्ष शासन के प्रतीक के रूप में स्थापित है। ये तो हुई दिल्ली की संसद की बात, लेकिन भारत तो राज्यों का संघ है। क्या लखनऊ, भोपाल और चेन्नई में भी सरकारें इसी ब्लूप्रिंट पर काम करती हैं, या वहां कहानी कुछ और है? ढांचा लगभग यही है। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है, वही राज्यों में राज्यपाल की। और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री? सही। और जैसी केंद्र में लोकसभा है, वैसी ही राज्यों में विधानसभा। लेकिन एक दिलचस्प अंतर है। क्या? केंद्र में संसद हमेशा द्विसदनीय होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। हाँ। पर राज्यों में विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय दोनों हो सकती है। दूसरा सदन भी होता है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद एक तरह से राज्यसभा की तरह ही काम करती है, जहां सीधे चुने हुए सदस्य नहीं, बल्कि शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मकसद यह है कि विधानसभा के फैसलों की एक और स्तर पर समीक्षा हो सके। और इन दोनों के बीच काम का बंटवारा कैसे होता है? कौन किस मुद्दे पे कानून बना सकता है? इसे लेकर झगड़े तो होते होंगे। इसी झगड़े से बचने के लिए संविधान ने शक्तियों का बंटवारा बहुत साफ कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि ये घर के नियमों की 3 किताबें हैं। 3 किताबें? हाँ, एक किताब है संघ सूची, जिसमें पूरे देश से जुड़े बड़े नियम हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार लिख सकती है। ठीक है। दूसरी किताब है राज्य सूची, जिसमें हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से नियम बनाता है, जैसे पुलिस, कृषि, सफाई। और तीसरी? और एक तीसरी समवर्ती सूची। ये एक साझा डायरी जैसी है। साझा डायरी मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन, बिजली जैसे विषय इसमें आते हैं। और अगर इस डायरी में लिखी बातों पर झगड़ा हो जाए तो केंद्र की बात को ज्यादा वजन दिया जाता है। शिक्षा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। केंद्र एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाता है, लेकिन उसे जमीन पर कैसे लागू करना है, इसमें राज्यों की भी बड़ी भूमिका होती है। तो यही संघीय ढांचे की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमारी संसदीय प्रणाली जवाबदेही, बहस और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों पर टिकी एक बहुत जटिल लेकिन जीवंत मशीनरी है। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे और हमेशा जनता के प्रति जिम्मेदार रहे। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वे एक चिंताजनक तस्वीर भी दिखाते हैं। कैसी तस्वीर? पहली लोकसभा यानी 1952 से 57, उसके 5 साल के कार्यकाल में कुल 677 बैठकें हुई थी। 677? हाँ, यानी औसतन हर साल लगभग 135 दिन संसद बैठी। और आज की स्थिति क्या है? 16वीं लोकसभा, जो 2014 से 2019 तक थी, उसमें सिर्फ 356 बैठकें हुई। सिर्फ 356? मतलब लगभग आधी? हाँ, औसतन साल में सिर्फ 70 दिन के आसपास। बैठकों की संख्या लगभग आधी हो गई है। जब संसद कम बैठेगी तो जाहिर है विधेयकों पर गहन चर्चा, सरकार से सवाल जवाब और समितियों द्वारा जांच पड़ताल, इन सब के लिए समय भी कम हो जाएगा। और यहीं हम आज के इस पड़ताल को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। शुरू में हमने कहा था कि संविधान की आत्मा युग की आत्मा होती है। संसद की बैठकों की संख्या में ये गिरावट और बहसों की गुणवत्ता में आ रहे बदलावों को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि हमारे युग की आत्मा क्या कह रही है। क्या हम रफ्तार को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं या विचार विमर्श को? और एक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए निर्णय लेने की तेजी और उस निर्णय पर गहरी बहस के बीच का सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए?